करोना 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 ओम स्वाहा ओम करोना 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 सर्व शक्ति समर्पित दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा ओम करोना 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 फट 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 स्वाहा ओम कामाख्याय नमः स्वाहा। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसका हमारे आपके जीवन वर्ण से बहुत संबंध है और ये ज़रूरी है कि हम इसको बड़े ध्यान से सुने, देखें, समझें और इसमें अपना हस्तक्षेप करें। वो ये है कि भारत की आबादी को अगर इस महामारी से हमारा जितना नुकसान हो चुका है, जितना रास्ते में है जिसे हम रोक नहीं सकते फिलहाल, उसके अलावा जो नुकसान संभावित है उसके बारे में अगर हम, चूंकि हमारी सरकार ने पिछली बार हमें एक तरह से गफलत में रखा, उसने वो काम जिम्मेदारी से नहीं किया, लेकिन अगर नागरिक भी अपनी ये जिम्मेदारी नहीं देखेंगे इस समय, तो वो खुद के लिए मृत्यु को आमंत्रण देने जैसी चीज़ होगी। हमारे चारों तरफ लाशें पसरी हुई हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई जानने वाला, नाते रिश्तेदार या वो खुद या उसके परिजन का कोई, जिसको इस महामारी ने किसी न किसी किस्म से किसी न किसी स्तर का नुकसान न किया हो। पूरी आबादी हमारी इससे प्रभावित है और पूरे देश में कोलाहल मचा हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जमीन पे बैठ गई है। हम पहले ही तबाह हैं उसमें। हम जो भी जीडीपी हमारी है उसका 91% हम पे कर्जा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार को सरकार चलाने के लिए उसमें जो भारी टैक्स उनके पास आता है उसका कोई विकल्प नहीं है। शराब बेच के बहुत सी राज्य सरकारें शराब खोल दिया करती हैं तो अपना किसी तरह से कुछ महीने का खर्च निकाल रही हैं। ये बुरी हालत हमारी है और हमारी नदियां लाशों से पट गई हैं, नदियों के किनारे लाशों से पट गए हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाएं नहीं है, ऑक्सीजन, और इस पर कोर्ट्स डिफरेंट जिस तरह से स्क्रूटनी कर रही हैं और जो सत्य सामने आ रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, इस सब पर पर्दा डालने के लिए, इस सब पर बात न हो सके, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं अनर्गल, जिनकी वजह से आज का ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो सेकेंड वेव है, इसके बाद थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें सेकेंड वेव भी नहीं पता थी। तो इससे सुरक्षा के लिए जो इसी सरकार द्वारा की गई घोषणाएं हैं, उनमें इसका हाथ पैर कहाँ है ये जरूर समझ लीजिए। इसी सरकार के कहे के अनुसार 1 दिसंबर तक हमारे यहाँ 2 अरब लोगों को वैक्सीन लग जाना चाहिए थी। हमारी आबादी का 80% के करीब को हमें वयस्क आबादी को वैक्सीन देनी है। एक आदमी को 2 बार देनी होती है, इसलिए ये गुणा भाग है कि 2 अरब के करीब लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए दिसंबर तक। जो हमारा आज का रेट है वो 3 लाख से भी कम रोजाना है। ये लगातार पिछले 4-5 हफ्तों में घटा है। ये पहले करीब 3.25 साढ़े 3 लाख था, फिर हर हफ्ते ये 20-25 हज़ार कम होते होते इस पिछले हफ्ते ये 2.25 लाख रह गया है। जबकि इस गुणा भाग के हिसाब से दिसंबर तक हमें कम से कम 90 लाख वैक्सीन रोज लोगों को लगनी चाहिए। अब ये काम हो नहीं रहा है। दुनिया भर की दूसरी चीजों से इसको ढकने की कोशिश हो रही है। तो वो दूसरी चीज क्या कर रहे हैं साथ में, इस बात से ध्यान हटाने के लिए वो देखना बड़ा जरूरी है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसके लिए मैंने बहुत से विशेषज्ञों से बात की। दरअसल वो क्या कर रहे हैं, उनसे जुड़े लोग और उनसे प्रभावित लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो दुनिया है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, वो झूठी दुनिया है। जैसे एक सांसद है भोपाल की, साध्वी प्रज्ञा, उनका भाषण अभी आया और वो चर्चा में लाया गया कि वो गौमूत्र से ठीक रहती है। ऐसे वो कैंसर पे एक बार झूठ बोल चुकी हैं और सबके सामने वो डॉक्टर्स वगैरह आ गए थे जहां उनके ऑपरेशन हुए थे। अब वो कह रही है कि वो गौमूत्र पीती इसलिए उनको कोरोना नहीं हुआ है, और इसको बहुत सारे लोग बढ़ाते घटाते हैं। बहुत सारे लोग गुजरात में और कई जगहों पे गोबर में अपने को लपेट के और सूर्य के सामने बैठ के दावा करते हैं कि वो इससे बचे हुए हैं। हमारे कुछ भारतीय अमेरिकन एयरपोर्ट पे पकड़े गए, गोबर का कंडा लेके जा रहे थे, 2 कंडा समेत तो पकड़े गए, गिरफ्तार होते से बचे, क्योंकि वो देश तो ऐसे हैं नहीं कि वो इस तरह की मूर्खताओं को प्रश्रय दें।
तो कंडे फेंक दिए गए और उनको वार्निंग दी गई, ये हुआ। तो हमारे यहाँ एक पूरा संसार ऐसा है जो एक इस समस्या से निपटने की जगह नकली चीजों में हमें उलझा रहा है। अभी एक वीडियो आप जब आप ये हमसे बात कर रहे हैं, पीछे से जो चल रहा है, उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता एक गली में जाके एक ठेले पे कुछ हवन सामग्री जला रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हवन करने से बैक्टीरिया मर जाता है और इसके जरिए हम कोरोना को खत्म कर दे रहे हैं। एक सज्जन और कोई हवन कर रहे हैं और इसी तरह का चीख पुकार मचा रहे हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये जो चीज है, मैंने इसकी पड़ताल की कि ये क्या कह रहे हैं भाई ऐसे वक्त में। वो ये कह रहे हैं कि हवन करने से बैक्टीरिया मर जाता है, यानी उनको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है कि कोरोना बैक्टीरिया नहीं है, कोरोना वायरस है। बैक्टीरिया अलग चीज होती है, वायरस अलग होता है, फंगस अलग होता है, उनको यह भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो आपको, हमको, पूरे देश को एक ज्ञान देना चाहते हैं कि वो हवन करके ठीक कर देंगे। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अभी वो एक कार्यक्रम लेने जा रहे हैं कि 18 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और इससे कोरोना से निपट लिया जाएगा। इसलिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से पूछें। अभी आप बीमार होकर सांस आपकी अटकने लगेगी तो आपके परिवार के लोग कहां जाएंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे कि आपको अस्पताल लेके जाएंगे, आपके लिए बेड ढूंढेंगे, ऑक्सीजन ढूंढेंगे? जब आप ये करते हैं, जब आप ये जानते हैं कि उस समय आप ऑक्सीजन ढूंढेंगे, बेड ढूंढेंगे, डॉक्टर ढूंढेंगे, तो आप अपने जीवन में इस तरह की झूठ बोलने के, प्रपंच करने वालों का आमना सामना क्यों नहीं करते? और आज नहीं करेंगे तो मरने के बाद करेंगे? यह बहुत जरूरी सवाल है। इसलिए आंख में आंख डाल के मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस चीज को न्योता आपने दिया है। आपने इन्हें 25 करोड़ से ज्यादा वोट दिया है। आप इनको व्हाट्सएप पे रोज पढ़ते हैं और आप सच्ची बातों को नहीं देखना चाहते। मैंने भारतीय मूल के ही एक बहुत प्रसिद्ध कैंसर वैज्ञानिक अमेरिका की लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, उनको एंगेज किया, उनसे बात की कि ऐसे लोग आके बोले, तब हमारे देश के भारतीय समाज को समझ में आएगा कि हम अपने लिए खुद आत्महत्या क्यों चुन रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह से बात की, मैंने डॉक्टर जैनर से बात की जो लंदन में है और वहां 30 साल से मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सरकारी सेवा में है। मैंने एक होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी से बात की और मैंने हमारे एनडीएमसी में दिल्ली में भारतीय एक डॉक्टर से बात की जो चेस्ट से संबंधित मामलों का, जिसका इस कोरोना के चलते आजकल बहुत ही चर्चा में जो है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में निमोनिया जैसी परिस्थिति हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वेंटिलेटर से दबाव डाल के मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है, तब कहीं जाके बहुत सारे मामलों में नहीं जान बच रही, बहुत सारे मामलों में उसकी वजह से जान बच जा रही है। ये स्थिति कोरोना के मरीजों की हो रही है। ये पिछले 7 सालों में कितनी ही बार सुना है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। दूसरे कितने ही हजारों उदाहरण हैं। और जहाँ तक महामारी का प्रश्न है, तो आपको याद होगा कि हमारे अपने हेल्थ मिनिस्टर बड़े ही गंभीरता से बाबा रामदेव के साथ खड़े हुए थे। उनके द्वारा जो एक तथा कथित दवाई बनाई गई थी, उसकी वकालत करने के लिए उनके साथ उसका प्रचार किया था। और इस तरह की चीज़ें कहना, एक तो ये होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, या आप अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, या चीज़ें खाते हैं, उससे आप तंदुरुस्त रहते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। वो एक चीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ तक प्रयास करना कि ये सारी चीज़ें कोरोना से ग्रस्त होने के बाद उसके उपचार के साधक हैं और उसका उपचार करते हैं, ये उसी सोच का परिणाम है जो कि तात्कालिक नहीं है, जो कि एपिसोडिक नहीं है। वो इनके बुनियादी विचारधारा में बसी हुई विज्ञान के प्रति भर्त्सना का या अजीब तरह के एक जुगुप्सा का भाव, उसको हमेशा कमतर दिखाने का भाव, और उसकी जगह हमारे शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है, मान्यताएं क्या हैं, या हमारे 3000 साल पुराने किसी किताब में क्या क्या वर्णन है, हमारे मिथकों में क्या वर्णन है,
उसको प्रधानता देना, ये हर चीज पर लागू है। और इसी कारण बहुत ही दुर्भाग्यवश ये कोरोना महामारी पर भी लागू हो गया। और ऐसा नहीं है कि इसके प्रभाव नहीं होते, इसके कुप्रभाव व्यापक हैं और उनकी कोई बहुत व्यापक स्टडी नहीं हुई है, लेकिन हम ये देखते हैं इधर उधर जो सूचनाएं आती हैं, खबरें आती है, उससे पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभाव में, चिकित्सा के अभाव में अस्पताल और इन चीज़ों को, दवाइयों को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो विशेष रूप से अब इस सत्ता के, मोदी जी की सत्ता के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, जो सच में ये विश्वास करते हैं कि बीमारी है, इसका असल इलाज जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है या जिस तरह की बातें कही जाती हैं वो कहीं ज़्यादा कारगर, उपयोगी है बनिस्पत वो दवाइयों के जो कि लाखों रुपए खर्च होते हैं वगैरह वगैरह। और यही पृष्ठभूमि है जो आप पहले देखते हैं कि एक अलग से एक संस्थान बना, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बना, यूनानी आयुर्वेद और बाकी चीज़ों का। और लगातार ये प्रयास रहा है कि डॉक्टरी को डॉक्टर विधिवत बना दिया जाए, उनके समकक्ष कर दिया जाए, जो कि जो एक MBBS की पढ़ाई है उसके समकक्ष करते हुए इनको भी उनके बराबर करके शल्य क्रिया करें, ये कोरोना का उपचार करें वगैरह। तो ये एक लंबी समय से चलती प्रभाव इस संक्रमण में भी है। और तमाम लोग जो कि कोरोना से ग्रस्त हो जाते हैं वो इस तरह के गोबर से रिलेटेड या गाय से रिलेटेड या गौमूत्र से रिलेटेड या और तरह के उपचार करने में अपना समय गंवाते हैं। और जब तक उन्हें समझ में आता है कि इनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये बहुत त्रासद है। लेकिन मैं फिर से यही रिपीट करना चाहूँगा कि ये कोई कुछ लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है, ये एपिसोडिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इनके इस तरह के बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सत्ता है या ये जो तंत्र है वो साइंस के प्रति कटिबद्ध है। और हमको आम नीतियां जो इस सरकार की हैं, जिस तरह से ये सरकार विभिन्न क्षेत्रों में और हेल्थ के क्षेत्र में चलती है, उससे नजर आता है कि तार्किक और वैज्ञानिक सोच को दरकिनार करने की, उसका ध्यान न देने की एक आदत, एक नियत शुमार है इस सत्ता में, जिसके बहुत खराब परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं। तो जो हमारा जो सांस की नलकी है जी, ये आगे चल के छोटी नलकियों में बदल जाती है जी, और उन नलकियों में आगे छोटे छोटे हवा के बैलून टाइप होते हैं जिन्हें कि हम एयर सैक्स बोलते हैं, जी, एल्यूलाई बोलते हैं। जी। तो जो एयर सैक और एल्यूलाई होते हैं उस लेवल पे जो होती है उसका ब्लड में एक्सचेंज होता है। जी। जब स्मोक का एनवायरनमेंट होता है, स्मोक अराउंड होता है, और स्मोक जब आदमी के अंदर जाता है, जी, जो सिस्टम है सांस की नलकियों का, जी, फेफड़ों का, जी, उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करता है। अच्छा, जी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के हो जाती है, जी, और उसमें कुछ एलिमेंट सिक्रीट होते हैं, जी, और उससे जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, जी, उसमें रुकावट की स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, तो उससे जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं उसकी पूरी यूज नहीं हो पाता। अच्छा। तो जैसे आज जो कोरोना के मरीज हैं जिनको सांस की समस्या हो रही है और उसके लिए उनको आप ICU तक ले जा रहे हैं,
वेंटिलेटर से फोर्स करके उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो अगर ऐसे किसी मरीज के वार्ड में हम हवन की सामग्री जलाएं थोड़ी देर तक, 1 आध घंटे, तो उसका क्या होगा? मरीज को उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? आपको इतने दिन की प्रैक्टिस से आपको क्या लगता है? अगर वहां पे स्मोक होगा जी, किसी भी तरह का, हवन की चाहे सामग्री, हवन की सामग्री का, यस हवन की सामग्री, जो जैसे कि अगरबत्ती है, जी अगरबत्ती की वो जो सिगरेट स्मोकिंग होता है उससे कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, आपका कहना है अगरबत्ती का स्मोक सिगरेट से ज्यादा नुकसान करता है? स्मोक तो बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करता है। अच्छा, और जो अगरबत्ती को इस्तेमाल करते हैं पूजा में या घर के उसमें जी लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि जो जीन है, जेनेटिक चेंज होने की भी संभावना होती है। अगर हम अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन बाकी हवन की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, घी, तेल और वो लकड़ी वकड़ी जो हम डालते हैं उसमें, आम की लकड़ी और बहुत सारी सामग्री जो है आप जानते हैं, और उसको हम जलाते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन होती है, जी पार्टिकुलेट मैटर, जी जब भी कोई लकड़ी बर्न होती है जी तो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मटेरियल जी वो create होते हैं, जी और जब वो सांस में जाते हैं जी तो जो हमारी नलकियां हैं, सांस की पाइपें हैं, जी उसमें जो एंडोथेलियम है, जो उसकी लाइनिंग है, जी उसको वो डैमेज करते हैं और जी वही इन्फ्लेमेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ऐसा है इससे। अच्छा, इसकी जगह जब भाप ली जाती है, प्लेन पानी उबाल के भाप से कहते हैं कि फायदा होता है, वो क्या फर्क क्या है? यस, देखो, जब स्टीम अंदर जाती है, दैट वो इस तरह से काम करती है जैसे कि वॉशिंग, अच्छा जैसे हम मुंह में पानी से कुल्ला करते हैं, अच्छा अच्छा तो कुल्ला करने से भी माउथ की, मुंह की थोड़ी सी जो बदबू होती है वो कम हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम कहते हैं कि किसी किसी मुंह से बदबू आ रही है तो फिर कहते हैं यार कुल्ला करके आ जाओ, जी जी है जी ना। तो जी वो रिंज करता है। ऐसे ही स्टीम जो अंदर जाती है तो हमारी सांस की नलकियों में दो चीजें हैं, एक तो ये वॉशिंग की तरह काम करता है, जी दूसरा जो हमारे जो सिस्टम में छोटे छोटे हेयर टाइप, बाल टाइप सिलियरी सिस्टम होता है, जी सिलिया जी। सिलरी सिस्टम होता है, उसको क्लीन करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं, जी दमे के पेशेंट होते हैं, उनमें सांस की प्रॉब्लम आती है। जी जी ये बहुत बार हुआ है कि पेशेंट, सर मेरे को खांसी बहुत आती है, खांसी बहुत है, खांसी रुकती नहीं है। जी। मैं कहता हूं कि स्मोक करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करते जी, हम तो बिल्कुल सुख। मैं पूजा करते हो? हाँ कहते हैं हाँ पूजा करते हैं। जी अगरबत्ती लगाते हो? जी कहते हैं लगाते हैं। हमने पूछा जब अगरबत्ती लगाते हो तो आप सारी पूजा में ऐसे करते रहते हो? दे एग्रीज। जी एक, दूसरी बात, बहुत सारी लेडीज होती हैं, जी उसमें उनकी खांसी और सांस फूलना बंद नहीं होता। जी मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप किचन में काम करते हो और जब सब्जी बनाते हो, तड़का लगाते हो और उसमें जीरा डालते हो, झुक के आप उसको हिलाते हो, आप डायरेक्ट जो ऑयल के जलने का धुआं होता है वो डायरेक्ट आपके में जाता है। जी। तो मैंने ये भी किया है कि आप इस चीज को अवॉइड करें। अच्छा तो ऐसे मेरे बहुत मरीज आकर रिपोर्ट करते हैं कि सर हमने थोड़ी सी सावधानी की है और हमें बड़ा रिलीफ हुआ है। धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, वैज्ञानिक भी धार्मिक हैं, लेकिन कभी किसी साइंटिफिक फेनोमेनन को या धर्म को साइंस
के उस पर नहीं जो है तो तौलने की कोशिश करते, और इन दो चीजों को मिक्स नहीं करते, कभी नहीं। ये बड़ा ही मतलब ये मेरे ख्याल से यूनिक फीचर है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जहाँ पे लोग ये दोनों चीजों को मिक्स करते हैं। आपको कितने वर्ष हो गए हैं अब अमेरिका में इस काम में लगे हुए? मैं तो 17 साल से हूँ, 2003 में आया था। अच्छा, 17 साल हो गए हैं आपको। जी जी जी। अच्छा। तो जब आप यहाँ से गए थे तब आप सीधे लेबोरेटरी में पहुंच गए थे? पढ़ाई तो सब भारत में ही आप करके गए थे? हाँ, मैं पीएचडी मैंने लखनऊ से किया था, संजय गांधी पीजीआई से। जी। और पढ़ाई तो मेरी यहाँ पर नहीं हो पाई, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि पढ़ना ही रहता है, तो जो नहीं हो पाई थी वो भी। हाँ जी, नहीं, वैसे तो जीवन में हर क्षण ज्ञान में तो अनवरत उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि वैसे इसमें कोई तार्किकता नहीं है कि वो इतना भी नहीं जानते कि ये जो समस्या है ये वायरस की है, बैक्टीरिया की नहीं, और जिस अध्ययन का वो हवाला दे रहे हैं वो बैक्टीरिया पर आधारित है। मैं उस अध्ययन की गुणवत्ता या उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है। मेरा विषय तो ये है कि इस तरह की बिल्कुल ही बुनियादी जानकारी से जो जिसका कोई तालमेल नहीं है कि मामला वायरस का है और वो बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं, और उनको इतना भी नहीं पता है, लेकिन वो इस देश में और दुनिया के सबसे बड़े एक सामुदायिक संगठन के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, और उनकी बात को बहुत सारे लोग गंभीरता से लेते हैं। देश में उनका बड़ा असर है। उनके द्वारा चलाए गए राजनीतिक दल को 25 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देते हैं। ये एक अध्ययन है कि उनके द्वारा कही हुई बातों को 35 से 38 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर रोज देखते हैं। तो ऐसे समाज में अगर आरएसएस जैसा संगठन इस तरह की चीजों को लेके आएगा, जिनकी वैज्ञानिकता के बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा, इसमें तर्क यह है कि वो एक धुआं जलाएंगे, एक ठेले पर वो ले जा रहे हैं। एक वीडियो मेरे पास है, कुछ और है कि एक गली में एक ठेले पर कुछ चीजें रखे हुए वो जला रहे हैं, जैसे हवन में जो सामग्री जलती है, और लोगों को कह रहे हैं बस इससे कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हम हवन कर रहे हैं ये बैक्टीरिया को मार देता है। इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? बड़ा दुखद है, खासकर जब इतने सारे लोग मर रहे हैं। और मैं थोड़ा व्यक्तिगत होऊंगा, अभी मेरी बहन, मैं उसके पति, पूरा परिवार बीमार पड़ा लखनऊ में। मेरा चचेरा भाई तो हॉस्पिटलाइज हुआ, और ज्यादातर लोग ऐसे ही थे जिनको पहले इस पर इन्हीं तरह की चीजों पे भरोसा था, और अब धीरे धीरे लोगों की आंख खुल रही है। लेकिन अभी भी अगर सरकार की तरफ से या ऐसा संगठन कोई जो सरकार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है, या उसी की सरकार एक तरह से, अगर ये लोग इस तरह की बातों को बढ़ावा देंगे तो ये बहुत ही मतलब ये महामारी और बढ़ेगी। अभी मेरा ये मानना है इस मामले में, मैं आस्था एक अलग चीज है, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका में भी बहुत आस्थावान लोग हैं, उसको अभी थोड़े दिन तक उसको संभाल के रखें, और उसकी वजह से लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, खासकर भ्रम नहीं फैलना चाहिए। और इस तरह के प्रयास का जो है, जो जैसा आपने बताया, मैंने तो देखा नहीं लेकिन सुना था, ठेले पर ले चलना और ये सब करना, इसके बीच में ये बिल्कुल समय की बर्बादी है और लोगों को भ्रमित करना है। और मुझे लगता है इससे बहुत नुकसान होगा लोगों का, क्योंकि उनको इस समय उनको ये लगता है कहीं से भी कोई डेस्परेशन की स्थिति है पूरे देश में सभी लोगों को, और लगता है कि चलो दवाओं पर और डॉक्टरों पर पता नहीं क्यों पहले से भी लोगों का भरोसा नहीं था, वो एक अलग विषय है। और उसमें जब आप ऐसी बातें करेंगे जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना कोई एफिकेसी उसकी प्रमाणित है, तो ये बहुत ही दुखद हो जाता है। मतलब मैं तो, मेरे पास तो शब्द भी नहीं कि इसको कैसे कंडेम करूं। नहीं, दोनों बैक्टीरिया और वायरस दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, दोनों अलग तरह के हैं। और दो चीज, एक मुख्य अंतर ये जान लीजिए कि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे भी रह सकता है, मतलब वातावरण में ऐसे भी रह सकता है, वायरस ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो ये एक्सरसाइज, अगर जो ये पब्लिकेशन जो आपने मुझे भेजा, अगर ये पहली बात तो मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं टेक्निकल, वो हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे भी अगर आप वातावरण में ठेले पर लेकर के और वो कर रहे हैं, तो वायरस कहीं चिपका नहीं रहता है। थोड़ी आजकल जरूर हम लोग सुन रहे हैं कि उसके पार्टिकल हैं, बट वो पार्टिकल भी कुछ देर में, उसकी कोई बहुत अभी स्टडी ऐसी नहीं हुई है, लेकिन कोई भी वायरस
8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा के बाद उसको खत्म हो ही जाना है। तो वो एक्सरसाइज ही बेकार है अगर अगर आप इस पब्लिकेशन को सही भी माने तो। पहली बात ये, और नुकसान ज्यादा है। नुकसान ये होगा कि अगर आप घर के अंदर हवन करते हैं अभी इस वक्त, तो ज्यादातर लोगों को मैंने सुना कि खिड़की दरवाजे लोग बंद करते हैं आजकल, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, लेकिन वो मैं अभी उस पर वो नहीं करूंगा। तो आप घर के अंदर जब हवन करते हैं, बहुत सारे लोगों को इस समय खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है, कोरोना की वजह से हुआ है या किसी और वजह से, लेकिन ये मैं सुन रहा हूँ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी ना हो। और जब आप हवन करेंगे या कोई भी लकड़ी जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा आपको और खांसी आएगी। आपका जो ये सिस्टम है, जो सांस लेने का सिस्टम है, और फेफड़े हैं और कमजोर होंगे, तो बजाय फायदे के वो इस समय नुकसान करेगा। शीतल जी, ये कोरोना बैक्टीरिया नहीं, ये वायरस है जी, आपने पकड़ लिया, आपने सही पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा इसको। वो बैक्टीरिया क्या ये तीनों में तीन चीजें हैं, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया जी। ये तीन चीजें हैं, तीनों बीमारी का जन्म देते हैं। फंगल बीमारी भी होती है। अब जैसे कोरोना के बाद ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई, वो फंगल है। जी जी जी। कोरोना जो है ये वायरस जनित बीमारी है। बैक्टीरिया जनित बीमारी से टाइफाइड है, मलेरिया है, फलाना है, धमकाना है। निमोनिया भी बैक्टीरिया जनित होता है और वायरस जनित भी होता है। कोई नया वायरस, नई बीमारी आती है, डर फैलता है, डर के साथ में उतनी रफ्तार से अंधविश्वास भी फैलता है। अंधविश्वास और डर साथ साथ चलते हैं। जब से कोरोना चला तरह तरह के अंधविश्वास आए। कोई कहता था कि गाय के पेशाब से दूर हो जाता है। जी जी, अभी भी कह रही है, एक सांसद कह रही है हमारे यहाँ। जी आज किसी ने कोरोनिल बना डाली, एक दवाई आयुर्वेदिक की, वो कहने लगे 100% क्लिनिकल ट्रायल इसको कह रहा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के कोई कहता है काढ़ा पी लो। ये वायरस की बीमारी है। वायरस को मारने वाली अभी कोई दवा नहीं है पूरी दुनिया में। वायरस दवा से नहीं मारा जा सकता। वायरस को मारा जाता है वैक्सीन से। वायरस को मारा जाता है एंटीबॉडी से, और एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। तो जब वायरस हमारे शरीर में, कोई सा भी वायरस घुसता है, उसको हमारी एंटीबॉडी मारती है, वो लिमिट करती है। और वो ज्यादातर, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, 3-4 दिन में हमारी बॉडी उसको डैमेज कर देती है, रोक देती है आगे बढ़ने से। तो वायरस की कोई दवा नहीं है। जहां तक ये लकड़ी पूजा, ये सारे मिथ, एक तरीके के मिथ है। मिथ से हम साइकोलॉजी को शांत कर सकते हैं, डर को शांत कर सकते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ जाएगी, फेफड़े गल जाएंगे और फिर लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इन चीजों का। धुआं तो धुआं ही होता है, और धुआं हमेशा हमारे फेफड़ों का दुश्मन होता है। आप देखेंगे कि हमेशा जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, वहाँ पे ज्यादा फेफड़ों की बीमारी है, वहाँ पे ज्यादा अस्थमा है, वहाँ पे ज्यादा ब्रोंकाइटिस है। ऐसा धुआं नहीं तो बना कि एक धुआं जो है मंत्र से आ रहा है तो वो सही है। धुआं तो से निकल रहा है, मंत्र से नहीं निकल रहा। और लकड़ी से धुआं निकलेगा, उसका कंटेंट वही है, उसमें कार्बन भी है, केमिकल्स भी है, और वो डैमेज करेंगे फेफड़े को। तो ये तो एक अंधविश्वास है कि मंत्र किया, लकड़ी का धुआं बदल गया, उसमें कार्बन हट गया। ये सब अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं कह सकते इसको। कोई साइंटिफिक बेसिस इसका नजर नहीं आता। अगर कोई साइंटिफिक बेसिस है तो वो आके इसको प्रूव करे, कोई भी प्रूव करे। बहुत बहुत डिफरेंस है। जैसे एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो हमारे यहाँ पे धर्म का काम धर्म है, धर्म साइंस में नहीं घुसता। अच्छा। और धर्म बीमारी में नहीं घुसता। जी। बीमारी का इलाज का है, उसका एक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है जी, कि पहले रिसर्च करो, रिसर्च भी सिस्टम से करो। रिसर्च करने वालों को जेल हो जाती है, रिसर्च करने वालों की डिग्रियां छिन जाती है, लाइसेंस छिन जाते हैं जी। पूरा प्रॉपर रिसर्च करो, रजिस्टर्ड करो, फिर डेमोन्स्ट्रेट करो, फिर आपकी रिसर्च को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाएगा, परखा जाएगा। उसके बाद में फिर रेगुलेटरी बॉडी आती है जी। वो रेगुलेटरी बॉडी उसमें अप्रूवल देती है जी। अप्रूवल हमेशा कंडीशनल होती है, बहुत सारी कंडीशन लगी रहती है जी। फिर बाइक को हमें रिपोर्ट करना होता है, कोई भी साइड इफेक्ट आ जाए, चाहे 4 साल हो गए अप्रूवल को जी। उसके बाद में कोई भी साइड इफेक्ट नोटिस होगा जी। तो रेगुलेटरी बॉडी को हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर्स भी
जी और जिन्होंने वो दवाई बनाई उनको भी। ठीक कानून सब पे लागू होता है। तो ठीक यहाँ पे लॉ ओरिएंटेड है हमारा जो मेंटल मेकअप है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लॉ अबाइडिंग, लॉ के हिसाब से चलना, अच्छा लॉ को कभी तोड़ना नहीं है, सिस्टम को कभी तोड़ना नहीं है। उसके बाद में कोई भी चीजें आती है वो साइंटिफिक तरीके से आती है। साइंटिफिक का मतलब यह है कि जो आपने देखा वही मैंने देखा। अगर आपकी लकड़ी के धुएं से वायरस मरता है तो मेरी लकड़ी के धुएं से भी मरना चाहिए। तब तो साइंस साइंस ये नहीं कहती कि आपकी पूजा से तो वायरस मर रहा है, मेरी पूजा से नहीं मरता। आपके लकड़ी के धुएं से हो रहा है, मेरे से नहीं होता। साइंस का मतलब है कि सच्चाई को पाना, और सच्चाई सब जगह बराबर होती है, एक होती है। तो यह अंधविश्वास यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक सिस्टम इतना स्ट्रोंग है। और हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D में मैसिव मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है इंग्लैंड में। आप देखेंगे कि जब से कोरोना आया सबसे पहले स्टेरॉइड की डिस्कवरी यूके ने करी, सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी यूके ने करी। तो जहाँ पे साइंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ अंधविश्वास की जड़ें नहीं पकड़ पाती। अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ है इंडिया में कि अंधविश्वास को एक साइंस का चोला पहना दो। जी वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई भी दवा बनेगी तो क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। जी क्लिनिकल ट्रायल का बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम है। ठीक क्लिनिकल ट्रायल वही कर सकते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक प्रोफेसर हो, ट्रेंड हो रिसर्च में, रिसर्च की डिग्री उनके पास हो, फिर रिसर्च की टीम उनके पास हो, फिर रिसर्च की फैसिलिटी उनके पास हो। ठीक उसके बाद भी उनको फिर जाना पड़ता है फंडिंग लेने के लिए। ठीक फंडिंग वाले भी ये सारा असेस करते हैं कि तुम रिसर्च कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक तुम्हारी फिजिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तुम्हारी टीम है। उसके बाद फिर वो एथिकल कमेटी को जाना होता है। ठीक एथिकल कमेटी उसको एथिकल तरीके से परखती है। जी वो कंडीशन लगा देती है कि आपको सारा डेटा अपना दिखाना होगा, हमको जी पब्लिश करना होगा, जी फिर हमारे पास आना होगा रिसर्च पूरी होने के बाद में। उसके बाद जब वो पब्लिश होती है फिर रेगुलेटरी बॉडी के पास जाती है। ठीक अब इंडिया में शुरू कर दिया कि क्लिनिकल ट्रायल का नाम दे दो जड़ी बूटी को। जी जी वो क्लिनिकल ट्रायल कहाँ रजिस्टर्ड हुआ? क्लिनिकल ट्रायल करने वालों के पास फिजिबिलिटी कैपेबिलिटी असेस हुई? जी क्या वो साइंटिस्ट थे? क्या उनको रिसर्च मेथड आते थे? जी केवल चोला पहना दिया, क्लिनिकल ट्रायल नाम दे दिया जी ताकि अंधविश्वास लोगों में फैल जाए। जी इसी तरीके से पब्लिकेशन का है सिस्टम। जब भी हम कोई अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, जी पब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइन बनी हुई है ठीक कि ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कहीं आपके रिसर्च में बायस तो नहीं है। ठीक सबसे पहले हम रिसर्च किसी की भी इवेल्युएट करते हैं, बायस पकड़ते हैं ठीक कि रिसर्च करने वाला तो बायस नहीं है। ठीक अब रिसर्च करने वाला ये प्रूव करना चाहता है कि मंत्र करने से लकड़ी से बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक तो वो उस वातावरण में करेगा जहाँ बैक्टीरिया है ही नहीं। ठीक खुद ही बायस है तो बायस ही मेथड करेगा, ठीक बायस ही टूल लेगा। वो टूल्स भी बायस्ड, मेथड भी बायस्ड, सिस्टम भी बायस्ड। तो सबसे पहले हम बायस्ड पकड़ते हैं, रिसर्च करने वाला इंडिपेंडेंट है या नहीं है, जिस टूल से कर रहा है वो टूल इंडिपेंडेंट है, फिर डेटा जिसने कलेक्ट किया वो ब्लाइंड है, इंडिपेंडेंट है। बायस के बाद हम देखते हैं कि कंफाउंडिंग फैक्टर का मतलब यह है कि बैक्टीरिया मरा तो किसी और वजह से, और हम क्लेम कर रहे हैं मंत्र से मर गया, तो उसको पकड़ते हैं रिसर्च में। तो जब हम रिसर्च को पब्लिश करते हैं, पब्लिश से पहले साइंटिस्ट इस चीजों को परखते हैं ठीक कि जिस रिसर्च करी क्या वो बायस था नहीं था, उसका मेथड बायस था नहीं था, ठीक उसका डेटा कलेक्शन बायस था नहीं था, कंपाउंडिंग फैक्टर्स नहीं थे। ठीक फिर उसने जो टेस्ट किए स्टेटिस्टिकल, जो स्टेटिस्टिक्स लगाते हैं, वो टेस्ट के कमजोर नहीं थे, वो मेथड से मैच कर रहे थे, उसने सही तरीके से एनालाइज करे। उसके बाद हम कहते हैं कि पीयर रिव्यू में इसको पब्लिश कर लो आप। अब वो सिस्टम बाईपास करने का एक मेथड ढूंढ लिया लोगों ने कि कुछ पब्लिश हाउस बन गए। ठीक वो पब्लिश हाउस ने क्या किया कि वायबिलिटी बना ली अपनी फाइनेंस सिस्टम कि जो पब्लिश करेगा उससे प्रोसेसिंग के नाम पे फीस ले लेंगे $2,000।
जो भी उसको कोई पढ़ेगा, पढ़ने वालों से फीस ले लेंगे, ठीक। फिर उससे आर्टिकल रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी फीस ले लेंगे। तो उन्होंने रिव्यू करने वाले भी अपने रख लिए। तो उनका एक पैरेलल आर्टिफिशियल सिस्टम समझो इसको, जी। कि जिसमें साइंटिफिक पार्ट बड़ा वीक है, कमजोर है। ठीक। तो ये जो हम चोला पहनाने वाले बात है ना अपने अंधविश्वास को, कि पब्लिश कहीं ऐसे पब्लिशिंग हाउस से करा दो, ट्रायल को, क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर ऐसी जगह करा दो जहां साइंटिस्ट ना हो, और फिर उसको दिखा दो कि हम तो जीत गए। जब कोरोनिल दवा आई थी, इन्होंने कहा था 100% इसमें एफिकेसी है, 100% मरीज ठीक हो रहे। अब वो अब 100% मरीज कहाँ गए जहाँ 4-4 हजार लोग रोज मर रहे। जी जी। कोरोनिल दवा यहाँ पे इंग्लैंड में कोई बेच रहा था, इंडियन शॉपकीपर, बीबीसी वाले ने उसके दवाई ली और उसको क्वेश्चन किया। उन्होंने उसको बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एनालाइज कराया, अच्छा। क्या इससे हाँ, क्या इम्यूनिटी बढ़ती नहीं बढ़ती। अच्छा। वहाँ पाया 0% भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। अच्छा। और इंडिया में लाइसेंस है कि इम्यूनिटी बढ़ रही। तो ये जो एक सिस्टम ऐसा बाईपास कर लिया कि नाम दे दिया क्लिनिकल ट्रायल, नाम दे दिया पीयर रिव्यू में, जर्नल में पब्लिश हो गए। मिलियंस एंड मिलियंस आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं हर साल। उसमें से 1% ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक परख पे वैलिड है। अच्छा। कुल 1%। और उसको पहचानने के लिए आजकल ट्रेनिंग होने लगी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बन गई। जी। डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है इंग्लैंड में भी, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जी। कि आप स्किल्स डेवलप करो कि रिसर्च को इवेल्युएट कर सको, क्या ये रिसर्च सही है, क्या ये वैलिड है, क्या ये रिसर्च हमारे मरीज के लिए फिट है। जी। नहीं तो आपने फॉल्टी रिजल्ट अप्लाई किए, मरीज मर जाएगा आपका। और अब तो एग्जाम के पार्ट बन गया ये। आप डिग्री लेंगे एमडी की, एमआरसीपी या जो भी, उसमें आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपको स्किल्स आती है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे बात होगी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।